मैं अरबी के घर सफाई का काम करती थी। सऊदी अरब में 1000 रियाल मिलता था, पर उस अरबी ने 5000 रियाल की ऑफर की। 5000 रियाल का सुनकर मैंने सोचने का वक्त मांगा। कुछ दिन गुजरे तो सोचा 5000 रियाल की नौकरी कभी नहीं मिलेगी। मैंने हामी भर ली। उस रात मेरे होश उड़ गए जब उस अरबी ने मेरे साथ। मेरा नाम यामिनी था। मैं सऊदी में एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ पर मर्दाने कपड़े सिलते थे। मेरा काम सुपरवाइजिंग का था। वहाँ पर काम करने वाली 3 औरतों पर मुझे कड़ी नज़र रखनी थी ताकि कोई भी काम खराब न हो। लेकिन मालिक इंतहाई कंजूस था। मेरा पूरा दिन फैक्ट्री में खड़े होकर गुजरता था। कभी मुझे सिलाई करने वाली औरतों को देखना पड़ता कि वे किस तरह से कपड़े सी रही हैं, कहीं कोई खराबी तो नहीं कर रही। कभी मुझे कपड़े प्रेस करने वाले के पास बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ता कि ये ठीक से प्रेस कर रहा है कि नहीं। तो कभी पैकिंग करने वाले के सर पर पूरा दिन में फैक्ट्री में घर चक्कर बनी रहती थी। लेकिन मेरा कंजूस मालिक मुझे महीने भर की तनख्वाह बस 1000 रियाल देता था। सऊदी अरब में बहुत ही महंगाई थी, पर मुझे पाकिस्तान भी पैसे भेजने होते थे क्योंकि मैं अपने घर की एक ही लड़की थी। मैं कई बार अपने मालिक को कह चुकी थी कि मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ा दे, लेकिन मेरा मालिक सुनता ही नहीं था। मैं सऊदी अरब में रेंट के रूम में रहती थी, जहाँ पर हम 2 लड़कियाँ एक ही कमरा शेयर करते थे। लेकिन वहाँ का खर्चा मिलाकर 500 रियाल मेरा अपना ही खर्च हो जाता और फिर घर वालों को खर्चा भेजना होता, इसलिए मुझे बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन मेरा मालिक एक पैसे भी बढ़ाने के लिए तैयार ना था। कहता था मैं इसलिए किसी भी पाकिस्तानी को नौकरी पर नहीं रखता। उन्हें नौकरी पर रख लो तो उनके अपने रोने शुरू हो जाते हैं। तनख्वाह बढ़ा दे, पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं, ये है वह है। सबके सामने वे मालिक मेरी बेइज्जती करके रख देता। वहाँ पर मौजूद स्टाफ मुझे देखकर मेरी मजाक उड़ाते रहते थे। मैं अपने आंसू पी कर रह जाती थी। मजबूर थी, इसलिए मुझे उनकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। मैं ये सोच के रह जाती कि अगर मेरा भी कोई बड़ा भाई होता तो आज मैं भी अपने घर में बैठी होती, यूं बाहर मुल्क के धक्के न खा रही होती। मैं बुरे दिल से वापस अपने कमरे में पहुंची तो मेरे साथ रहने वाली दूसरी लड़की मेरा खराब मूड देखकर वजह पूछने लगी। मैंने कहा कि ये मालिक लोग नौकरों को इंसान ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि इज्जतदार बस यही हैं। हम लोग उनके पास काम करते हैं, इसलिए हमारी कोई भी इज्जत नहीं। जब उनका दिल चाहे हमें सुना देते हैं, सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। मैं बहुत रो रही थी और उससे कह रही थी। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारे मालिक ने आज फिर तुम्हें बातें सुनाई हैं। मेरी नम आँखों को देखकर वे कहने लगी। मैंने अपनी आंखों में आने वाली नमी को अपने हाथों से साफ किया और मैंने कहा, मालिक ने क्या बात सुनाई है? बस किस्मत खराब हो तो हर कोई बात सुनाता है। मैं वॉशरूम चली गई। वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। रो रो कर जब मेरा दिल हल्का हुआ तो मुंह धोकर कमरे में आ गई। हम जैसे खुददार लड़कियां किसी के सामने हाथ फैलाने और आंसू बहाने को अपनी कमजोरी समझती हैं, इसलिए मैं अपने मसले खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर हल करना चाहती थी, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाकर। अभी मैं खाना खाने बैठी ही थी कि मेरी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए मुझे खर्च कुछ ज़्यादा भेज देना, मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। अभी मैं गेस्ट हाउस का भी किराया पूरा नहीं किया था और माँ की बीमारी का सुनकर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा भेज दिए। मगर जब अगली रोज़ सुबह ही सुबह फैक्ट्री जाने से पहले गेस्ट हाउस के ऑनर ने कमरे का किराया कम देखा तो मुझे खूब बातें सुनाई कि मैं तुम्हें अपने गेस्ट हाउस में नहीं रखूँगा। एक तो तुम किराया सबसे आखिर में देती हो और उसमें भी इस महीने तुमने किराया भी कम दिया है। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे पैसे ज़्यादा पाकिस्तान भेजने पड़ गए। अगले महीने सारे पैसे उतार दूंगी। लेकिन वे कहाँ किसी की मजबूरी सुनते थे। सुबह सुबह गेस्ट हाउस के मालिक की बातें सुननी पड़ी। मालिक की तेज आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों के दरवाजे खुले थे। सभी मेरे बेबसी का तमाशा देख रहे थे। और उसके बाद फैक्ट्री गई तो मालिक ने अच्छी खासी बातें सुना दी कि आप अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। ये मेरे हर महीने का मसला था। मेरी माँ मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके कोई ना कोई खर्चा बता देती थी। मेरा बजट आउट हो जाता था। कई बार तो यह भी हुआ कि मैं अपने खाने के पैसों में से भी आधे अपने घर को भेज देती और खुद एक वक्त भूखी रह के गुजारती। माँ आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर सुनाती कि मैं जहनी तौर पर उलझ कर रह जाती। कभी कहती बिजली कट गई है, बिल नहीं भरा है। कभी कहती कि छोटी बहनों की कॉलेज की फीस अब तक नहीं भरी। मैं ये सब सुनकर टेंशन का शिकार होने लगती। इसलिए सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, क्योंकि फैक्ट्री 7 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन ये काम थका देने वाला था।
खड़े खड़े मेरे पाँव कभी कभी बहुत ही सूज जाते थे। मैं थकी हुई वहाँ पर जाती, अपने लिए खाना बनाकर सो जाती थी। अपने हालात से थक कर कभी कभी माँ से बात करने को दिल चाहता तो मेरी माँ मेरे सुनने की बजाय मुझे और कोई ना कोई खर्चा सुना देती। मुझसे छोटी 3 बहनें और थीं, 2 कॉलेज में पढ़ती थी और मुझसे छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आजकल माँ उसी के लिए रिश्ते देख रही थी, क्योंकि शादी की उम्र मेरी भी हो गई थी, लेकिन मेरी शादी की किसी को परवाह नहीं थी। मैं तो अपनी माँ की बेटी नहीं बल्कि बेटा था। मुझे ही काम करके सब कुछ करना था। अपनी बहनों की शादी अभी अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मेरे बारे में सोचते, मगर अब तो मुझे ही सब कुछ करना था। मेरी गहरी सांस ली और सोने के लिए लेट गई। मैंने कई जगह बात कर रखी थी कि अगर 8 से 9 बजे तक का कोई नौकरी हो तो मुझे बता दे, मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा लूंगी, क्योंकि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन कहीं भी नौकरी मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अभी मैं अपनी उलझनों का शिकार थी कि जब मेरी माँ का फोन आ गया। कहने लगी कि सानिया के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि तुम्हारे सर से कुछ बोझ हल्का हो। मैं अपनी माँ को क्या जवाब देती कि ये बोझ हल्का भी इतनी आसानी से नहीं होता। जाहिर है बहन का रिश्ता देखने का मतलब तो यही था कि मुझे अब उनके दहेज की तैयारी भी करनी थी। मैंने कहा माँ भी रुक जाएं, अभी तो घर के कर्ज भी मुझसे पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं खर्चा ज़्यादा नहीं भेज सकती। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि शादी की भी एक उम्र होती है, अगर गुजर जाए तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने तो सानिया का रिश्ता तय कर दिया है, शादी भी वे लोग जल्दी ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने पूरे 6 महीने का टाइम लिया है ताकि तुम उसका दहेज अच्छे से बना सको। मैं चाहती हूँ कि शादी में कोई भी कमी ना हो, कि उसे अपने बाप की याद ना सताए। मेरा ये हाल था कि मैं परेशान होकर रह गई थी। बहन के दहेज का बोझ भी अब मेरे सर पर आ पड़ा था। मैं उस कदर मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी तमाम जानने वालों से ये कह दिया कि अगर किसी को नौकर की ज़रूरत हो तो मैं भी वह कर लूँगी। घर की सफाई, सब कुछ, खाना बनाना, सब कुछ मुझे आता है, बस मुझे किसी न किसी तरह नौकरी चाहिए। एक बार मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत जो कि सिलाई का काम करती थी मुझे कहने लगी कि उसकी नज़र में एक नौकरी है, लेकिन मालिक दूसरे मुल्क रहता है, कभी कभी घर पर आता है और जब तक सऊदी में रहता है तब तक उसे एक नौकरानी ज़रूरत होती है जो घर के काम काज कर सके, तनख्वाह भी अच्छी देगा। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ 3-4 महीने ही वे सऊदी में रहता है। मैंने सोचा कि ये काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे बहन का दहेज बनाना था, अगर तनख्वाह अच्छी होती तो 3-4 महीने तक तो मैं काफ़ी कुछ बना चुकी होगी। मैंने हामी भर ली। अगले दिन वे मुझे उस बंगले में ले गई। मुझे बस ये देखकर हैरत हुई कि उस बंगले में एक आदमी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। कोई औरत भी ना थी, सिर्फ एक चौकीदार था और एक ड्राइवर था। उस शख्स ने सारे घर के कामकाज के लिए मुझे रखा था, लेकिन रात 8 से 11 बजे तक इसी दौरान मुझे सारे काम करने थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल नौकरी के बारे में बताऊंगी, वह भी मान गई। इसी रोज़ मैंने माँ को फ़ोन करके जब उस नौकरी के बारे में बताया तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। कहने लगी हाँ हाँ ज़रूर जाओ और जाकर नौकरी कर लो, हमारे पास जितने पैसे हुए उतने ही कम होंगे, बस तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ भेजा करो। तुम्हें तो पता है मैं कहाँ खुद पर लगाती हूँ, बल्कि तुम्हारी बहनों के लिए ही जोड़ कर रख रही हूँ ताकि कल को उनके काम आ सके। अब मेरे पास चंद ही महीने का तो वक्त है, अब उनका बाप तो है नहीं, सब तुम्हें ही करना है। माँ की बात सुनकर मैं गहरी सांस लेते हुए रह गई थी। अगले ही दिन से मैं उस अरबी के यहाँ काम करने लगी थी। सुबह सुबह पहले मैं फैक्ट्री जाया करती और फैक्ट्री पर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद मैं घर आ जाया करती थी, मगर उस पर भी अरबी को एतराज़ होता। वह कहने लगा कि मैं पूरे दिन ही उसके घर में काम करूं। जब पैसों के बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैं तुम्हें 1500 रियाल दूंगा, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं इसमें ही राज़ी थी कि कम से कम यहाँ पर मेरे खाना पीना बिल्कुल फ्री था। मैं कुछ रियाल अपने पास रखा करूँगी और बाकी अपनी माँ को भेज दिया करूँगी। मैंने ऐसे ही किया और उस घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर भी थी। सिर्फ झाड़ू पोछा ही नहीं बल्कि साफ सफाई करना, खाना बनाना, मालिक की दवाइयों का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही पड़ी हुई थी। मैं इस कदर थक जाती कि मेरे जिस्म का एक एक जोड़ दर्द करने लगता। मैं तो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती थी। आंखों से आंसू बहने लगते थे। मुझे मेरे पापा याद आने लगते। जब तक वे जिंदा थे हमारी ज़िंदगी कितनी आसान थी। मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे पापा करते थे। उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। मेरे पास तो कोई मौजूद भी नहीं था जिससे मैं दिल की बात कर सकती। एक माँ थी जिसको कॉल करती तो वह भी मुझे अपने ही दुखड़े सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया करती थी। आज तक मेरी माँ ने मुझसे नहीं पूछा कि वह वहाँ पर कैसी हूँ, कुछ खाया पिया भी है या नहीं।
क्या मुझे उनकी याद आती है, बल्कि वे तो हर वक्त अपने पास मौजूद तीनों बेटियों के बारे में ही बातें करके फ़ोन बंद कर दिया करती थी। और मैं ये महसूस करके दिल ही दिल में घुटती रहती। मैं 3 महीनों से वहाँ पर काम कर रही थी। काम ज़्यादा था, मेहनत ज़्यादा थी। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। वक्त पर ना ही मैं खा पी सकती थी, ना ही वो सो सकती थी। मेरी रंगत बिल्कुल सर्द पड़ने लगी थी। इसी महीने जब मैंने पैसे अपनी माँ की तरफ भेजे, पैसे जैसे ही उनके अकाउंट में गए तो उन्होंने मेरी तरफ फ़ोन कर दिया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज तो सऊदी मालिक ने भी मुझे बहुत ही बातें सुनाई थी कि नाश्ता कितना बेकार बनाया है, मगर मैं कर भी क्या सकती थी, मुझे तो चक्कर से आ रहे थे। माँ कहने लगी, बेटा तुम पैसे बहुत कम भेज रही हो, तुम कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? जितने पैसे तुमने मुझे भेजे हैं उसमें तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन का दहेज ही तैयार होगा। खाना पीना के खर्च और बाकी सामान वगैरह आखिर कहाँ से पूरा करोगी? सेवर भी बनाना रहता है। काश उनका बाप जिंदा होता तो आज हालात इतने अच्छे होते। माँ एक मर्तबा फिर वही बात कर रही थी और मैं अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करने लगी। कहने लगी कि बस आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी ही आपको पैसे भेज दूंगी। यह मालिक मुझे सिर्फ 1500 रियाल देता है और मैं वे सारे ही पैसे आपकी तरफ भेज देती हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो मैं खुद की बुखार के लिए दवा ले सकूं। इस घर में मेरा खाना पीना भी फ्री है। मैं तो 1500 रियाल ही आपकी तरफ भेज रही हूँ। अब पैसे मैं कहाँ से लूँगी? मगर मेरी माँ तो जैसे कोई बात सुन ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं एक गहरी सांस लेते हुए रह गई। जैसे ही पीछे पलटी तो यूँ लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन पिघल गई हो, क्योंकि सामने ही लॉन्च के दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था, जिसे देखकर मैं अपनी आंखें झपकना भूल गई। उस शख्स को तो मैंने सिर्फ मोबाइल पर ही देखा था, मगर कभी सोचा नहीं था कि वे शख्स कभी यूँ मेरे सामने भी आ सकता है। ये तो बड़ा ही अमीर ज़्यादा था। मैं बगैर पलक झपकाते उसे देख रही थी, मगर जैसे ही उसने मुझे खुद की तरफ बढ़ते हुए देखा तो फौरन से अंदर की तरफ आने लगा। तभी मेरे मालिक बाहर आए और उस आदमी से गले लगे। वे दोनों दोस्त थे। फौरन मालिक ने मुझे अच्छी सी कॉफ़ी बनाने को कहा। वे मुझे उस आदमी की पसंद बताने लगे। वे इस कदर अंग्रेजी में पढ़ बोल रहा था, मेरे तो दिल जैसे सीने में ही दफन हो गया। मगर इसी के साथ ही उसकी नज़र बार बार मेरे वजूद की तरफ हो रही थी, मुझे घबराने पर मजबूर कर रही थी। मुझे तो वे शक्ल सूरत से ही काफ़ी अजीब लग रहा था, मगर आज अपने सामने देखकर तो मैं सोच से गुम थी। क्या हकीकत में ही यह बिल्कुल इसी मिजाज के मालिक हैं? ये दोनों हंस हंस कर अपने कारोबार की बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने कॉफ़ी लाकर टेबल पर रखी, तभी मेरे मालिक का फ़ोन आ गया और वह वहाँ से उठकर जाने लगा। मैं भी काफ़ी रखने के बाद जैसे पलटने लगी तो वह आदमी ने मुझे पुकारा, सुनो लड़की। उनका बुलाना था कि मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मैं पलट कर देखने लगी और कहने लगी कि जी साहब। मैं जिस तरह अटक अटक कर बोल रही थी उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। कहने लगी कि क्या कोई भूत देख लिया है? मुझे ये डरती खींच खिंचाती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कहाँ से हो तुम? अरबी हो, मगर तुम्हारा रंग ढंग से लगता तो नहीं कि तुम कोई अरबी हो। उनकी बात और बोलने का लहजा बड़ा ही तेज तर्रार था। मैं फौरन हड़बड़ा कर कहने लगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। वे अपने फ़ोन पर उंगली फिराते हुए कहने लगा कि अच्छा, कितनी तनख्वाह देता है तुम्हें ये? मैंने बड़े ही डरते डरते कहा, ये मुझे 1500 महीने का देते हैं। ये सुनकर वह कहने लगा, सिर्फ 1500 रियाल? इतने कम पैसों में तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? 20,000 सिर्फ मेरे पालतू कुत्तों का खर्चा होता है और तुम 1500 रियाल के साथ जी रही हो लड़की। उसका मिजाज तो बिल्कुल ऐसा ही था। वह हम मिडिल क्लास लोगों के साथ यूं ही बात किया करते थे। ये मैंने उनकी कुछ वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया था। बहरहाल मैं सर झुका चुकी थी। जैसी थी सामने थी। मैं अपनी आंखों में आते हुए आंसू साफ करते हुए जैसे पलटने लगी तो आदमी उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, क्या तुम मेरे घर नौकरी करोगी? मैं तुम्हें 5000 रियाल दूंगा। 5000 रियाल सुनना था, मेरे तो होश उड़ के रह गए। 5000 रियाल कोई कम रकम नहीं थी। मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा तो कहने लगा, क्या आप मुझे 5000 रियाल देंगे? यह सुनकर एक मर्तबा फिर वे मुस्कुराया और अदब से देखने लगा और कहने लगा, 5000 रियाल क्या? मैं तुम्हें 50,000 रियाल भी देने को तैयार हूँ, मगर बदले में तुम्हें मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। उसका लहजा बहुत ही अजीब था। मैंने फौरन नजरें चुरा ली और बोली कि मैं आपको सोच कर बताऊंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने फौरन अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहने लगे कि देखो, मैं हर काम वक्त पर करता हूँ, देरी से जवाब सुनने की मुझे आदत
नहीं है, इसलिए आज रात 12 बजे से पहले मुझे जवाब चाहिए, वरना फिर मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूंगा। तब तक मालिक आ चुका था। मैं फौरन वापस किचन में चली गई और सोचने लगी। एक तो उस आदमी का मिजाज कुछ ऐसा था कि मुझे वैसे ही डर सा लग रहा था, ऊपर से उनकी धमकी तो वैसे ही मुझे परेशान सा कर दिया था। मैं सोच में पड़ गई। कम से कम 5,000 रियाल मुझे किसी भी और काम में नहीं मिलने वाले थे। उस आदमी का घर तो बहुत ही बड़ा होगा, मुझे वहां पर नौकरी करनी होगी। मैंने 1 घंटे के अंदर फैसला किया। जैसे ही वह आदमी वहां से जाने लगा तो मैंने फौरन भागते हुए उनके पास गई और कहने लगी कि मुझे आपका काम करना है, मैं आपके पास जॉब करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। फिर कहने लगी कि चलो लड़की, अपना सामान बांध लो, हमें आज रात ही अमेरिका जाना होगा। अमेरिका का नाम सुनना था कि मेरा वजूद काँप कर रह गया। कहने लगा कि मैं अमेरिका कैसे जा सकती हूँ? तो कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ अमेरिका ही जाना होगा, क्योंकि मेरा अमेरिका में ही जॉब है और मैं वहीं पर रहता हूँ। बहरहाल मैं फैसला तो कर चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ज़रूरी था कि एक मर्तबा अपनी माँ को इस बारे में बता दूं। तो वह खुशी से निहाल हो गई। कहने लगी कि बेटा, देर किस बात की, तुम अमेरिका रहो या सऊदी या फिर चाहे साउथ अफ्रीका चली जाओ, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तो बस अपनी बहनों के लिए ढेर सारे पैसे भेजती रहो। खैर, मैं उस आदमी के साथ अमेरिका आ चुकी थी। सऊदियों में और अमेरिका के माहौल में बहुत ही फ़र्क था। वह आदमी मुझे अपने घर ले गया। वह घर किसी महल से कम न था, हर चीज़ बड़ी ही कीमती थी। जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो थकावट तो मुझे बहुत हो रही थी, मगर मैं अपने 5,000 रियाल भी तो हासिल करने थे। फौरन अपना सामान एक तरफ रखा और कहने लगी कि साहब जी बताइए क्या काम करना है, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी? ये सुनकर वह गुस्से में कहने लगा कि पागल लड़की, मैं कोई तुम्हें यहाँ पर अपने घर की सफाई साफ करने के लिए नहीं लाया हूँ। क्या अमेरिका में नौकर कम पड़ गए थे जो मैं तुम्हें अपनी कॉफ़ी के लिए बुलाऊंगा? मेरी कॉफ़ी बनाने वाले शेफ़ अमेरिका के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का मशहूर शेफ़ है, जो ख़ास मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर भेजता है, और तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगी? वह आदमी तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर चुका था। मेरी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। तो वह कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊंगा कि तुम बस नोट गिनती रह जाओगी। ऐसे कहने के बाद वह अपने कमरे में चला गया और मुझे भी एक गेस्ट रूम में ठहरा दिया। अगले ही दिन उसने पहले मेरी पढ़ाई पूछी और मुझे कुछ सवालों के जवाब लिए। उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगा। दिल में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि न जाने वे मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, आगे जाकर न जाने मेरे साथ क्या होगा। मैं तो उस शख्स पर भरोसा करके अमेरिका आ चुकी थी। मेरा पासपोर्ट भी उसी के ही पास था, मगर वह मुझे एक दफ्तर में ले गया जहाँ पर कई नौजवान लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। कहने लगा कि लड़की, यहाँ पर तुम अमेज़न का कोर्स सीखोगी, यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम अमेज़न से इस कदर मेहनत करके कितना कमा सकती हो। तुम्हारा ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त होगा। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इम्तिहान नहीं रही। शायद वह आदमी को तो मैं बहुत ही गलत समझ रही थी, मगर यह तो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मैं खुशी के मारे रोने लगी और उनका शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अमेज़न पर एक मर्तबा जिससे कदम जम जाए वे लाखों रुपए कमा सकता है। मुझे रोता हुआ देखकर एक मर्तबा वह कहने लगा कि मुझे रोती हुई लड़कियां हरगिज़ नहीं पसंद। अगर तुम्हें मैंने दोबारा रोते हुए देखा तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे उस अरबी मालिक के पास भेज दूंगा जो तुम्हें 1,000 रुपए की टॉफी खिलाता है। मैं हंस पड़ी थी। उसका मिजाज ही ऐसा था, वे बात ही बात ऐसे करते थे। मैं वहां पर गई, 1 महीने तक काम करती रही, सब कुछ सीखा, फिर मालिक की निगरानी में अमेज़न पर काम करना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह थी कि मैंने एक ही दिन में इतनी कमाई करना शुरू कर दी जितनी मैं उस फैक्ट्री में धक्के खाकर, बातें सुनकर 1 महीने लगा कर कमाया करती थी। उस कोर्स के लिए तो मुझे अमेरिका या सऊदी भी रहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं घर बैठकर काम कर सकती थी। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और वापस पाकिस्तान चली आई। मेरी माँ और बहनों का मिजाज तो मेरे साथ वैसे ही रहा, मगर मैंने अपनी जैसी कई अकेली और मजबूर पढ़ी लिखी लड़कियों को रोजगार बना दिया। उन्हें भी यूं ही अपने घर में छोटी सी अकेडमी खोल कर काम सिखाना शुरू कर दिया, ताकि कल को कोई भी मेरी तरह धक्के ना खाती फिरे, बल्कि इज्जत से घर बैठकर हलाल रिज्क कमा सके। धन्यवाद दोस्तों।